आप सभी योद्धाओं को जय हिंद। हम लोग आ गए हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के अगले वीडियो पर। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे चीज़ों को नोट करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए। आज हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, एक्सपेंस कर सकते हैं, इस चीज़ को हम थोड़ा सा सीखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको नॉर्मल तरीका तो बता ही दिया है कि नॉर्मली कैसे हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं उनको भी समझना। जैसे ये हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है, आप समझिए ये हमारे पास क्या है, कोई डिटरमिनेंट है जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, A11 है, A12 हैं, A13 हैं, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है, A32 है और A33 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये आपका क्या है, फर्स्ट रो है, ये आपका सेकेंड रो है और ये आपका थर्ड रो है। ऐसे में ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये आपका सेकेंड कॉलम और ये आपका थर्ड कॉलम। ठीक है, अब हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू सपोज करो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग निकालनी है। क्या निकालनी है? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा फर्स्ट रो का एलिमेंट हुआ कि नहीं, तो हमें फर्स्ट रो का एलिमेंट ले लेना है। फर्स्ट रो का क्या ले लेना है? एलिमेंट ले लेना है। फर्स्ट रो का हमें क्या ले लेना है? एलिमेंट ले लेना है। और फर्स्ट ही रो का आपको जो है कोफैक्टर ले लेना है। फर्स्ट रो का क्या ले लेना है? एलिमेंट ले लेना है। और फर्स्ट रो का क्या ले लेना है? कोफैक्टर ले लेना है। फर्स्ट रो के कोफैक्टर को हम C11 से, यहाँ पर C12 से और यहाँ पर C13 से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें, मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दें तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। हमें क्या मिल जाएगी? डिटरमिनेंट ऑफ ए की क्या मिल जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो फर्स्ट रो था उसका एलिमेंट लिया और फर्स्ट रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया? डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल गया। अब दूसरा तरीका हम ये कर सकते हैं, पहला तो ये है, इसी तरीके से हम दूसरा क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ले लो। ठीक है, अब हम इसको किस तरीके से एक्सपेंड करना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम के ना, ये आपका फर्स्ट कॉलम है कि नहीं बताओ, ये आपका फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट कॉलम ले लो, A11, A21 और ये आपका A31 ले लिए। ये आपका फर्स्ट कॉलम का क्या है? एलिमेंट है। अब इसी का क्या ले लो? कोफैक्टर ले लो। यही का अगर कोफैक्टर लोगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करके क्या कर दो? ऐड कर दो, तब भी आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। अब अगला देखो, अगर हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर अगर आप सपोज करो मैं सेकेंड रो ले लूँ, क्या ले लूँ? सेकेंड, ये आपका सेकेंड रो है कि नहीं बताओ, ये आपका क्या है? ये आपका सेकेंड रो है। जैसे मैंने सपोज करो सेकेंड रो ले लिया, क्या ले लिया? सेकेंड रो ले लिया है, सेकेंड रो ले लिया है और मैंने सेकेंड कॉलम का मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। सेकेंड कॉलम, ये जो कॉलम है इस तरीके से ना मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ना, इस तरीके से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको अगर मैं प्लस करूंगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या बनेगी? 0। ठीक है, अभी तक मैं क्या कर रहा था, जैसे फर्स्ट रो ले रहा था तो उसी का कोफैक्टर लेके ना उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर रहा था, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाती थी। या फर्स्ट कॉलम लेता था तो उसी का कोफैक्टर लेता था। जो रो या जो कॉलम लूं, अगर वही का कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके ऐड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। लेकिन अगर मैंने फर्स्ट रो मतलब एक रो ले लिया और दूसरा कॉलम ले लिए, जैसे मैंने रो के एलिमेंट ले लिए और एक अलग एक अदर मतलब मैंने कॉलम्स के एलिमेंट ले लिए या कोफैक्टर्स ले लिए, उनका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे मैंने कहा आपने आप ये ले लो, तीसरा रो ले लो, तीसरे रो के एलिमेंट ले लो, तीसरे रो के क्या ले लो? एलिमेंट ले लो ना, और पहले कॉलम का कोफैक्टर ले लो, पहले कॉलम का क्या कर लो? कोफैक्टर ले लो, इस तरीके से। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा?
0, तो ये बात भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। जो रो और वही का अगर हम कोफैक्टर ले रहे हैं तब तो मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमने एक रो का एलिमेंट लिया है और एक हम दूसरे कॉलम का क्या ले रहे हैं, कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब ऐसे में आंसर हमेशा क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात आप लोगों के माइंड में आप लोगों को रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक पर, ठीक है। तो ये आपका क्या था, डिटरमिनेंट के कुछ बेसिक बातें हैं, इनको एज अ क्वेश्चन अभी आपको आगे चलकर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा, टेंशन नहीं लो। अभी बहरहाल इन बातों से आप जो है अपनी आत्मा को शांति दो, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर आप ये समझो, देखो नेक्स्ट आपको ये समझना है कि जैसे कोई डिटरमिनेंट है, ठीक है, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका कोई डिटरमिनेंट है A1 B1 C1 और इसमें एक नॉन जीरो रियल नंबर के ऐड हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर देखो A1 B1 C1 है, यहाँ पे A2 B2 क्या है C2 और बगल में क्या है A3 B3 C3। यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ। प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डिटरमिनेंट में किसी रो या कॉलम में सम ऑफ 2 एलिमेंट हो ना, 2 एलिमेंट का सम रिप्रेजेंट हो रहा हो, 2 अवों का क्या दिख रहा हो, योगफल दिख रहा हो। जैसे आप ये देखो जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें सम ऑफ 2 एलिमेंट्स हैं कि नहीं बताओ, तो उसको उसी आर्डर के 2 डिटरमिनेंट के सम में 2 डिटरमिनेंट के सारणिक के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे देखो ये कोई डिटरमिनेंट है और यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम में देखो 2 एलिमेंटों का क्या है, प्लस है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हो, दो अलग अलग डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हो, 2, ठीक है, सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में इसको क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। अब यहां पर देखो जैसे कैसे बनेगा A1 B1 C1, बाकी ये दोनों एज इट इज नोट होगा, A2 B2 C2 A3 B3 C3 और अगला क्या हो जाएगा, यहां पर K आ जाएगा, बाकी आपका ये A2 B2 C2 हो जाएगा, ये A3 B3 C3 आ जाएगा। तो इसकी आवश्यकता भी मुझे आगे चलकर क्वेश्चन में पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखो कि अगर कोई डिटरमिनेंट के किसी रो या कॉलम में सम ऑफ 2 एलिमेंट हो रहा है तो उसे हम सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट के फॉर्म में उसी आर्डर में लिख सकते हैं। जैसे ये 3 आर्डर का था ना, तो इसे देखो 3 आर्डर के 2 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसे रो में होता तो भी कर लेते, किसी भी रो या कॉलम में इस तरीके से अगर 2 चीजों का प्लस है तो हम कर सकते हैं। अगर ऐसे यहां भी होता ना, तो ऐसे 6 डिटरमिनेंट बनते। भाई अभी तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में ही था ना, तो 2 डिटरमिनेंट बना, मान लो ऐसे यहां पर होता तो भी 2 और हो जाता, तो आपके टोटल 6 एलिमेंट मतलब 6 सारणिक में इसको हम तोड़ लेते। समझ रहे ना बात को। तो इस तरीके से ये आपकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसकी आवश्यकता भी आपको क्वेश्चनों में पड़ेगी, इस बात को भी ध्यान रखना, इस बात को भी ध्यान रखना। और दूसरा देखो, मैंने आप लोगों को एक बात बताया है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स आप जानते हो, जिसके क्या होते हैं, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, ठीक है, डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे अदर एलिमेंट 0 होते हैं, उन्हें हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ए आपका कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, ध्यान दो, ए आपका कोई अगर डायगोनल मैट्रिक्स है, जैसे आप ऐसे समझो A1 0 0 0 B1 0 0 0 C1, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं बताओ। इसको हम इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, डायगोनल A1 B1 C1 ऐसे करके लिखते हैं कि नहीं। ये आपका क्या है, कोई डिटरमिनेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स है।
अब अगर डायगोनल मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट टेकन कर लो, इसका अगर आप क्या टेकन कर लो, डिटर्मिनेंट टेकन कर लो, तो आपका ये जो A1 B1 C1 है ना, यही का मल्टीप्लाई कर दोगे इसका आंसर हो जाएगा, यही का मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखो। अब अच्छा, इसी में अगर ये बताना हो नंबर ऑफ जीरोज इन डायगोनल मैट्रिक्स, इन डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, तो ये हमेशा ना n स्क्वायर माइनस n, और यहाँ पर n क्या है, ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है। बस जैसे इसका 3/3 ऑर्डर है ना, तो ये n/n, तो मतलब n की वैल्यू हमारे पास क्या है, कुल मिला के 3। अब अगर हमें नंबर ऑफ जीरो बताना हुआ तो यहाँ पे n के प्लेस पर हम 3 का स्क्वायर माइनस 3, तो ये 9 - 3 होके 6 आ जाएगा, ये 9 - 3 होके क्या आ जाएगा, 6। देखो इसमें 6 जीरोज हैं कि नहीं। अब इसका मान लो ऑर्डर ऐसे 4/4 हो जाए ना, तब भी आप जीरोज बता सकते हो। 4 चौक 16 और 4 12 आ जाएगा। 5/5 आ जाए तो भी आप पंचम 25 - 5 20 आ जाएगा। तो नंबर आप जीरोज बता सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी दिमाग में रखो। दूसरी बात, तो अगर ये आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है और डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। अच्छा, कुछ चीजें और ध्यान रखो, जैसे ये आपका देखो क्या है, ध्यान दो यहां पर, जैसे ऐसे है, ये आपका क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है कि नहीं, बताओ। अब अगर हमें इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना है, 2 × 4 × 6 कर देना है बस, ठीक है। तो ये एक तरीके से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है ना। तो ये आपका 6 हो जाएगा, 8 8 6 48, 48 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये जो लॉजिक है यही नहीं, और 2 जगह लगेगा, ये भी समझ लीजिए। जैसे आपने वो पढ़ा था क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ा था ना, उसका भी अगर हम डिटरमिनेंट लें तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। ये बात समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ जीरो अगर डायगोनल मैट्रिक्स में निकालना हो तो n स्क्वायर माइनस n से हम निकालेंगे, ठीक है, n स्क्वायर माइनस n से हम निकालेंगे। तो ये बात आप लोग थोड़ा सा माइंड में रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस चीज को आप सभी लोग दिमाग में रखें, माइंड में रखें। अब आगे देखें, अगला यहां पर ध्यान दें। अगला जैसे मैं ये बता रहा हूं, जैसे इसको कंप्लीट करता हूं, जैसे मैं ये कह रहा हूं, जैसे ये कोई क्या है, A1 0 0, ठीक है, A1 0 0 0, B1 0 0 0 और C1। तो इसकी वैल्यू निकालनी हुई तो आप A1 B1 C1 करके निकालोगे, है ना। ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स था और इसका हमने क्या ले लिया है, डिटरमिनेंट। अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के ये जो आपका क्या है, लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट है उन्हीं का प्रोडक्ट कर देना है, बस उन्हीं का क्या कर देना है, प्रोडक्ट कर देना है, हमारा आंसर आ जाना है, ठीक है। लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट का ही प्रोडक्ट कर देना, हमारा आंसर आ जाना है। अब यहां पर ध्यान दो, यहां जैसे A1 है, B1 है और C1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। बाकी यहाँ पर देखो A2 है, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A3 है, यहाँ पर क्या है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज B2 है, इस तरीके से है, मान लो ना। अब ये आपका क्या है, देखो लीडिंग डायगोनल के नीचे वाला 0 है ना, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ये डिटरमिनेंट हुआ ना। तो अगर हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से है, लाइक अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी हुई तो भी हम यही काम कर सकते हैं। क्या, ये जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट हैं इन्हीं का मल्टीप्लाई कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को। तो अब जैसे यहाँ पर सपोज ये हो जाए, जैसे यहाँ पे A1 B1 और C1 ही रहे, यहाँ पे हो जाए कुछ A2 हो जाए, यहाँ पे A3 हो जाए, यहाँ पे कुछ भी लिख दें, ऐसे भी 4 लिख दें, लेकिन यहाँ क्या लिख दें, 0। अब इसका मल्टीप्लाई अगर हमें, अब इसकी वैल्यू अगर हमें निकालनी हुई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी हो तो यही का गुणा कर लेना है, बस A1 B1 C1 कर लेना है, बस। समझ गए। वैसे इसको हम मैट्रिक्स में पढ़े थे, ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स होता था,
तो डायगोनल मैट्रिक्स के अगर डिटरमिनेंट का हमें वैल्यू निकालनी है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे नीचे वाला 0 है तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू हम इस तरीके से यहाँ पर निकाल सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर वाला 0 है तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू निकालना हुआ तो क्या, तो कुल मिला के आपने क्या देखा, चाहे डायगोनल मैट्रिक्स हो, चाहे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, तो जो डायगोनल, जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन्हीं का प्रोडक्ट कर देना है, बस उन्हीं का क्या कर देना है, प्रोडक्ट। तो उस डिटरमिनेंट की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात थी, इस बात को ध्यान रखना। अब यहां पर आते हैं अगले पॉइंट पर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अगर आपके माइंड में रहेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, रहने भी चाहिए, ये सारे पॉइंट आपके माइंड में रहने भी चाहिए। देखो, अब होता है एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स भी थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। जैसे ए आपका क्या है, कोई गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, ए आपका क्या है, कोई गिवन, ए आपका कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ध्यान दो, ए कोई क्या है आपका गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपका कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो कॉन्जुगेट क्या होगा, ए बार, ए बार आपका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। जो मैट्रिक्स तो उसी पे क्या लगा दो, बार लगा दो, क्या लगा दो, बार, तो वही क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे यहां पर देखो, यहां पर एक मैट्रिक्स है आपके पास, यहां पर क्या है, एक मैट्रिक्स है 1 प्लस आयोटा, यहां पर 2 है, यहां पर -3 है, और यहां पे ये 3 माइनस क्या है, आयोटा है, 3 माइनस आयोटा है। ठीक है, तो इसका अगर हमें ए बार निकालना है, क्या निकालना है, ए बार, तो हमें क्या करना है ना, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देना है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, याद है कि नहीं, भूल गए, जैसे z बराबर क्या हो, x प्लस आयोटा वाई, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार x माइनस आयोटा वाई। तो करते क्या हो, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हो ना, तो बस यही बात है। तो जैसे आप मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट निकालना चाह रहे हो, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के कुछ नंबर्स होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तभी, बाकी अगर रियल नंबर ही है तब तो उसका कॉन्जुगेट भी वही हो जाएगा, तब तो उसका कॉन्जुगेट भी वही हो जाएगा। तो कुछ आयोटा के फॉर्म में कुछ टर्म्स रहेंगे तभी उनका हम कॉन्जुगेट डिफरेंट निकाल पाएंगे, अदरवाइज जो आपका गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही आपका उसका कॉन्जुगेट भी हो जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 1 माइनस आयोटा, अब 2 है तो 2 का 2 ही रहेगा, -3 का -3 ही रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये इसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट हो गया। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए बार उसका क्या होगा, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा। अब इसी के बाद क्या आता है, एक और मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ध्यान समझिएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो ये क्या होता है थोड़ा सा समझें आप ध्यान से। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, तो ध्यान दें, इसमें क्या करना होता है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेना होता है। जैसे ये आपका क्या है, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, यही का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या, ट्रांसपोज, यही आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसको ट्रांजुगेट भी कहा जाता है, ट्रांजुकेट भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और इसको हम ए की पावर स्टार या ए की पावर थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स को हम ना ए टू दी पावर स्टार या ए टू दी पावर थीटा से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। और ये बेसिकली क्या होता है
ना, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ही आपका कहलाता है। समझ गए? अब ये कान जैसे है ना, इसका हम क्या ले लें, अगर हम इसका ट्रांसपोज ले लें, क्या ले लें, ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में क्या करना होता है, आपको आइडिया है, जो लेटा हुआ हो उसे ऐसे खड़ा कर देना है, जो लेटा हुआ है उसे ऐसे क्या कर देना है, खड़ा कर देना है। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, यही तो आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाएगा। मतलब इसी को हम ए स्टार बोल सकते हैं या ए टू दी पावर क्या बोल सकते हैं, थीटा बोल सकते हैं। तो ये आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप आगे अभी हर्मिशन मैट्रिक्स समझोगे ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स समझोगे, तो इसी पर बेस्ड है। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस के ही ये कुछ पॉइंट्स हैं जो छूटे हुए थे, मैंने कहा आप लोगों को बताऊं। जल्दी से इसको नोट करो तो आगे बताता हूं मैं। यहां तक बातें नोट करिए, ठीक है, हो गया कि नहीं। अब आगे देखो, अब यहां पर हम आगे और 2-3 मैट्रिक्स, हमारे 2-3 टाइप बच गए थे, उन टाइप को भी हम यहां पर थोड़ा सा कंसीडर कर ले रहे हैं, तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी। कुछ छूटना नहीं चाहिए, हमारा प्रयास यही रहता है कि कुछ आपसे हमसे जो है छूटे ना कोई भी टाइप। ठीक है, बाकी तैयार तो सब करना नहीं है, लेकिन अगर रहे तो बहुत अच्छी बात, रहे तो बहुत अच्छी बात। कहाँ गया यार वो जो, चलिए देखिए, अब यहाँ पे कुछ टाइप्स और हैं जो बचे हुए हैं, उनको देख लिया जाए। जैसे नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है ये भी जान लो। नीलपोटेंट मैट्रिक्स, नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। यहाँ पे समझिएगा, ए आपका क्या हो, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए आपके पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और ए आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए टू दी पावर एम क्या हो आपके पास, जीरो मैट्रिक्स हो, और ए टू दी पावर m-1 इज नॉट जीरो हो, क्या हो, इज नॉट जीरो हो, तब आपका जो ए है, तब ए आपका जो है, ए इज नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा, तब ए आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या है जी, ए आपका सबसे पहले कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए टू दी पावर m करूं तो जीरो आ जाए, और ए टू दी पावर m-1 करूं तो नॉट जीरो आए, तब ए को आप क्या बोलोगे, नीलपोटेंट मैट्रिक्स बोलोगे। जैसे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, और यहां पर देखो, ए इज नीलपोटेंट ऑफ, यहां पर आप ऐसे कहेंगे, ए इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर m, यहां पे m आपका ऑर्डर है, m क्या है आपका, ऑर्डर है। ठीक है, तब ए आपका जो है भाई, अगर ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था तो ऑर्डर 2 का वो नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ऑर्डर 3 अगर गिवन था तो ऑर्डर 3 का वो क्या कहलाएगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, आपके पास एक ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास एक ऑर्डर 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ये है। ठीक है, यहां पे ऑर्डर क्या है, यहां पे ऑर्डर 2 है, तो हमें क्या करना है, देखो ऑर्डर अगर m है तो m ए की पावर हमें आलिया की पावर ना 2 करना है, आलिया की पावर अंबानी करना था मुझे, तो आलिया की पावर मुझे 2 करना है, ए स्क्वायर करना, और वो जीरो आना चाहिए, ए इंटू ए करूँ तो जीरो आना चाहिए। देख लो, अगर मैं जीरो, इसके एग्जाम्पल थोड़ा रेयर मिलते हैं जी, यहाँ पे ध्यान दो। अब इसका अगर मैं मैट्रिक्स करूंगा ना तो जीरो ही जीरो आएगा, देख लो चाहे, तो कुल मिला के देखो जीरो मैट्रिक्स आया कि नहीं बताओ। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, इसमें एक कम करो तो ये 1 ही है, 1 है ना ये। अब ये क्या है, नॉट जीरो है कि नहीं, यहाँ नॉट जीरो, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स है।
तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर जो ए है आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर ऑफ 2 का, ऑर्डर 2 का ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। बताओ ए आपका नीलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाएगा ऑर्डर 2 का। तो ये आपका क्या होता है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, याद रखना टाइप्स ऑफ मैट्राइसेस में होगा, और हो सकता है बहुत सारे लोग इसको पहली बार सुन भी रहे हों। ठीक है, तो ध्यान रखना नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो हमें ए टू दी पावर m, मतलब m यहाँ पर ऑर्डर है ना, ए की पावर मैं ऑर्डर करूँ 0 आ जाए और उससे कम करूँ तो नॉट 0 आए ना, तब मैं जो है ए को, अपने ए को नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ m मैट्रिक्स बोलूंगा, नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर m बोल दूंगा ना, ऑर्डर m का नीलपोटेंट मैट्रिक्स में बोल दूंगा। इस तरीके से एग्जाम्पल है। ठीक है, रेयर एग्जाम्पल मिलते हैं तो इन एग्जाम्पलों को माइंड में रखना है। चलो नोट करो जल्दी से, तो बताता हूं अगला मैट्रिक्स। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब आते हैं अगले टाइप पर। तो ये सारे टाइप भी आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब माइंड भी, ये सब मैट्रिक्स भी जानते रहो क्या होता है, पढ़े रहोगे तभी जानते रहोगे, अदरवाइज किताब से हिम्मत नहीं होगी। अगर मैं हिम्मत नहीं करूंगा मैं समझाने की तो किताब से में तो सब लिखा ही रहता है, लेकिन आप अपने दिमाग में नहीं बैठा पाओगे कभी, ये बात जान लो। अब आगे देखो भाई, ट्रांसपोज हो गया है ना, ट्रांजुगेट या ट्रांजुगेट या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ये भी हो गया था। अब यहाँ पर एक होता है हम लोग का, एक मैट्रिक्स और है हमारे पास, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। हाँ, हर्मिशन, हर मैदान फतेह, वैसे हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन, इसकी हिंदी भी हर्मिशन ही है, हिंदी अंग्रेजी इसमें दोनों सेम है भाई। नीलपोटेंट को भी हिंदी में नीलपोटेंट ही कहेंगे और इसको भी हर्मिशन मैट्रिक्स, हिंदी में हर्मिशन लिख लो चाहे अंग्रेजी में लिख लो, बात एक ही है। हाँ, तो हर्मिशन मैट्रिक्स, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है बात समझना। ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर ए स्टार, देखो ए टू दी पावर, देखो यहां पे ध्यान देना, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है, ए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और आपको क्या मिल जाता है, ए टू दी पावर थीटा, आपको ए मिल जाता है, ए टू दी पावर थीटा क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, या ए टू दी पावर जो स्टार है वो क्या मिल जाता है, ए मिल जाता है, तो यही को हम हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे। तब हम ए को हर्मिशन मैट्रिक्स बोलेंगे, तब ए हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे आप लोगों को याद हो, अगर ए आपका कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका ट्रांसपोज अगर गिवन मैट्रिक्स के इक्वल हो जाता था तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता था, याद है ना भाई। ए अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका आप ट्रांसपोज कर लो, वापस से ए आ जाए, तो वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता था, सममित आव्यूह कहलाता था। वैसे ही अगर ए कोई आपके पास क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, उसका जो ट्रांसपोज है ना, माइनस के साथ उसकी घर वापसी हो जाए, माइनस के साथ घर वापसी हो जाए, तो क्या है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता था, विषम सममित आव्यूह कहलाता था। ये बात आपके माइंड में होगी, नहीं है तो बना लो। ठीक है, मैंने बता रखा है। तो ऐसे ही हर्मिशन मैट्रिक्स क्या है कि जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो उसका स्टार इसको स्टार के साथ घर वापसी हो जाए, उसके स्टार के साथ क्या हो जाए, घर वापसी हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। सो अब ये ए स्टार का क्या मतलब है जान ही रहे हो, उसका हम क्या लें, कॉन्जुगेट लें, फिर ट्रांसपोज लें, तब जाके, यही तो ए स्टार है या ए थीटा है, तो वो अगर ऐसा हो जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, आपका एक हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक और होता है क्या, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स भी होता है, स्क्यू हर्मिशन। अच्छा एक बात और जान लो, क्या, जैसे हम लोग ने जो पढ़ा था ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसी तरीके का है ये। जैसे ये आपका ना,
जैसे आप पढ़े थे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऐसे हर्मिशन मैट्रिक्स और ये देखो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आ गया, तो इसमें केवल माइनस ही लगाना है बस। जैसे ए आपके पास क्या होगा, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा ना, इसका जो ए का स्टार है, ए का स्टार माइनस के साथ घर वापसी हो जाए, किसके साथ, माइनस के साथ इसकी घर वापसी हो जाए, तब वो क्या कहलाएगा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ रहे हैं ना, तब स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग थोड़ा सा क्या रखेंगे, माइंड में रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा, आप सभी लोगों के लिए बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ गई है कि नहीं बताओ? हाँ, अब देखो यहां पर चीजें मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा देता हूं। हर्मिशन मैट्रिक्स ये हो गया, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर देखो आप, जैसे देखो ये आपके पास क्या है, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स के टर्म होंगे, बट जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो ऑलवेज रियल होंगे। इसमें जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे भाई, रियल होंगे। बाकी जो जैसे ये 2+3 आयोटा है, ये 2+3 आयोटा है, ये -4 आयोटा है, यहाँ पर -1 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी 2+3 आयोटा, और अच्छा यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस कर लो, 2 - 3 आयोटा है, और यहाँ पे 4 आयोटा है, और ये क्या है, -1 है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होगा, रियल होगा। जो लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट है वो हमेशा क्या होंगे, रियल होंगे। अब यहां पर देखो, हाँ एग्जाम्पल यार एक्चुअली इसमें बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। अब देखो ए हो गया, अब हम सबसे पहले इसका ए बार निकाल लेते हैं। ए बार निकाल लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, और ये 4 आयोटा हो जाएगा। ये 2+3 आयोटा हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -4 आयोटा, और ये -1, और ये 4 ही रहेगा। अब इसका ले लो क्या, ट्रांसपोज ले लो, इसका ट्रांसपोज ले लो। अब ये क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज, यही ये ए स्टार है ना, A⁴ है। अब यहां पर देखो क्या हो गया, जो लेटा हुआ है खड़ा करो, देखो 2 - 3 आयोटा, और ये 4 आयोटा ना। अरे यार ये जो लेटा हुआ है खड़ा करो ना, 2+3 आयोटा, 3, और यहाँ पर -1। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, -4 आयोटा, -1 और +4। तो देखो ये बराबर, देखो ए के आ गया कि नहीं, तो इसी को क्या कहेंगे हम, हर्मिशन मैट्रिक्स बोल देंगे। ये आपका हर्मिशन, कर हर मैदान फतेह, वैसे ही हर्मिशन मैट्रिक्स है। अब अगर स्क्यू होगा तो इसके पहले यहाँ पे माइनस ला लेना होगा, ऐसे करोगे यहीं पे माइनस काम है, जैसे आपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया था, लाइक उस तरीके से करना है। समझ गया ही नहीं? तो इस तरीके से आपको हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स को क्या रखना है, याद रखना है। देखता हूं और कोई टाइप इसमें छूट तो नहीं रहा है, वो भी पढ़ा दूं। अभी इन सब पे क्या है, प्रॉपर्टीज है बहुत सारी ना, तो इन सब पे प्रॉपर्टीज भी पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, सब चीजें आ जाएंगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो ही गया था, यूनिटरी मेथड मतलब यूनिटरी है ना, यूनिटरी मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स हुआ था कि नहीं हुआ था? ठीक है, इसमें क्या होता है मैं बताऊंगा, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है ये भी जान लो, लास्ट है ये। ठीक है, कोई मैट्रिक्स छूटना नहीं चाहिए, ये सब आपको आने चाहिए। यहां पे लिख लो यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है जी,
सबसे पहले वही है, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, ए इंटू ए टू दी पावर स्टार और ए टू दी पावर स्टार इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन फॉलो हो जा रही है तो ए को हम क्या बोल देंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोल देंगे। समझ गए बात को? ध्यान दो, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है भाई, अगर ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इस कंडीशन को वो फॉलो कर दे, ए इंटू ए स्टार इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाए, आई आ जाए, तब आपका ए आपका यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके एग्जाम्पल भी रेयर मिलते हैं, बट मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, देख लीजिए इसके एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे a बराबर क्या है 1/√3 और मैट्रिक्स के अंदर क्या है 1 प्लस आयोटा है और 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे -1 है। ठीक है, अब इसका ये सब काम कर डालो। a है तो a स्टार निकाल डालो, a स्टार का मतलब जान ही रहे हो, a बार निकालो पहले, तो 1/√3 तो बाहर ही रहेगा, 1 यहाँ पे 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1। अब यहाँ पर ना इसका ट्रांसपोज ले लोगे, अब यही ए स्टार हुआ तो 1/√3 तो होगा ना, तो क्या हो जाएगा, लेटे हुए को खड़ा कर देना, 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा -1 हो गया। अब इनका और इनका मल्टीप्लाई करना है, ए इंटू क्या करो, ए स्टार करो, तो 1/√3 तो 1/3 हो गया, और अंदर करोगे ना तो यहाँ पे देखोगे 3 0 0 3 ये आएगा, और 3 कामा ले लोगे, बाहर वाला कट जाएगा, या 1/3 अंदर जाने दो, तो देखो 1 0 0 क्या हो गया 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया कि नहीं। उल्टा करोगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पर मतलब ये जो आपका मैट्रिक्स था कुल मिला के यूनिटरी मैट्रिक्स है ये, समझे? तो ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिटरी मैट्रिक्स कहलाएगा। समझ गए? तो इसमें प्रॉपर्टी भी है जिसको मैं अगले वीडियो में केवल मैं प्रॉपर्टीज की ही चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 40-50 प्रॉपर्टीज हैं। सबकी प्रॉपर्टीज को मैं आपके दिमाग में सेट करने का प्रयास करूंगा, तो आप सभी लोग टेंशन नहीं लें। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात को आप लोग ने अच्छे से समझा होगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर जो है हमें कमेंट करके बता दिया करेंगे कि यहाँ चीज़ें कम समझ में आई हैं, ताकि नेक्स्ट जो है मैं वीडियो में उस चीज़ को एक बार जो है दोबारा रिवाइज करने का, बताने का प्रयास कर सकूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।